चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे जेनेटिक मटेरियल के रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि किस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल का रिसर्च किया जाए। इसमें सबसे पहले ग्रिफ्थ साहब का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, फिर एवरी का, ये मैकलियोड का और मैकार्टी का प्रयोग देखा था हमने। उसके बाद लास्ट में कल के क्लास में हमने हार्सी और चेस का भी एक्सपेरिमेंट देख लिया, और फाइनली हमें यह पता चल गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बात समझ में आया? अच्छा, ग्रिफ्थ साहब के प्रयोग से कुछ बातें आपको समझ में आया होगा कि आनुवांशिक पदार्थ को जलाने के बाद भी आनुवांशिक पदार्थ बचा का बचा रहता है। जैसे कि जब उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया था, ताप देकर मारा था, उसके बाद भी वहां आनुवांशिक पदार्थ की मृत्यु नहीं हुई थी। आनुवांशिक पदार्थ एस स्ट्रेन में बचा रह गया था, जो वहां से स्थानांतरित हुआ, ट्रांसफर हुआ किसमें? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। बात याद है? चलिए, अच्छा अब यहां हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ का गुण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ का गुण। अच्छा आप सुनिए, आनुवांशिक पदार्थ का गुण कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले, और जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ में निम्नलिखित, आनुवांशिक पदार्थ में निम्नलिखित गुण होते हैं या हो सकते हैं। कौन कौन से गुण होना चाहिए आनुवांशिक पदार्थों में? मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी आनुवांशिक पदार्थ में निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन? पहला नंबर में एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी रेप्लिकेशन, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ वो होना चाहिए जिसके पास अपने खुद की प्रतिकृति तैयार करने की क्षमता हो। प्रतिकृति जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब आरएनए से आरएनए बनता है, सॉरी जब डीएनए से डीएनए बनता है, तो इसको हम लोग रेप्लिकेशन कह रहे थे। तो डीएनए से जब डीएनए बनता है तो ये रेप्लिकेशन हो गया, यानी कि ये बातें आपको बताया गया था पहले ही सेंट्रल डोगमा, यानी मूल सिद्धांत जब पढ़ा रहे थे तो मूल सिद्धांत में आप लोग को बताए थे। मूल सिद्धांत जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे, ठीक है। अच्छा, मूल सिद्धांत को किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक के द्वारा मूल सिद्धांत को दिया गया था, यानी कि ये सेंट्रल डोगमा को दिया गया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में, आरएनए से प्रोटीन में होता है। अच्छा, अब यहां देखिए, डीएनए से हम बताए थे कि डीएनए से जब डीएनए का ही निर्माण होता है उसको रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति कहते हैं। और आनुवांशिक पदार्थ वैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही खोजा गया। अभी हम आनुवांशिक पदार्थ किसके बारे में खोजे हैं? डीएनए के बारे में, और हम उसके गुण के बारे में देख रहे हैं। और तब धीरे धीरे हम आरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे डीएनए के बारे में सिर्फ। तो इसमें क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन, यानी कि उनको, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ में उनकी अपनी खुद की प्रतिकृति तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए, रेप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि डीएनए को डीएनए, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन सके। उसके बाद एक केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि रासायनिक रूप से और संरचनात्मक रूप से स्टेबल होना चाहिए। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए बिकॉज ऑफ absence of OH group in at second position in deoxyriboज सुगर, यानी कि डीऑक्सीराइबोज सुगर में दूसरे स्थान पर एक OH ग्रुप के अनुपस्थिति के कारण डीएनए जो होता है मोर स्टेबल होता है और आरएनए लेस स्टेबल होता है। सर ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है OH ग्रुप, OH निगेटिव माइनस होता है, पढ़े है ना ऐसा? जब H2O को आप तोड़ रहे होंगे, डिसोसिएशन कर रहे होंगे, तो H प्लस OH माइनस में तोड़ रहे होंगे, तो यानी OH पर माइनस होता है, तो यानी OH माइनस, जितना OH रहेगा उतना मोर रिएक्टिविटी होगा, यानी अभिक्रिया, वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, यानी वो ज्यादा क्रियाशील होगा, रिएक्टिविटी। कहने का मतलब है कि जहां जहां OH लगा हुआ होगा, OH तो खुद निगेटिव होता है, तो किसी से पॉजिटिव वाला से जुड़ेगा ना जी, तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि हर पोजीशन पर आपको बताए हुए तो हर पोजीशन पर OH ग्रुप होता है। आप राइबोज शुगर के बारे में जैसा कि जानते हैं और डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में, मान लीजिए कि ये
CH2 यहाँ OH ग्रुप, यहाँ H OH ग्रुप, यहाँ H OH ग्रुप, यहाँ H OH ग्रुप। अच्छा आप बताइए, ये राइबोज शुगर हो गया, ये कौन सा शुगर है? ये है राइबोज शुगर। अच्छा राइबोज शुगर में प्रत्येक पोजीशन पर आप OH ग्रुप को पा रहे हैं। तो OH ग्रुप की उपस्थिति कारण 1 2 3 4 5। अच्छा तो OH ग्रुप के उपस्थिति के कारण राइबोज शुगर की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी ये ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। और जिसका अगर मोर रिएक्टिव, जो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस स्टेबिलिटी भी होता है उसकी। आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, वो स्टेबल क्या होता है? कम होता है। यानी ज्यादा अभिक्रियाशील होगा तो कम अस्थाई होगा, कम अस्थाई होगा, यानी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बात समझ में आया? अच्छा तो राइबोज शुगर में हर एक पोजीशन पर OH ग्रुप के पाए जाने के कारण ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसलिए RNA, चूंकि राइबोज शुगर RNA में पाया जाता है, इसलिए RNA कम स्टेबल होगा। अच्छा वही चीजें अगर हम लोग बात करें DNA में, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, DNA जो होता है उसमें सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप, एक O डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजन यहां से हट गया। अच्छा इस कारण से अब ये बन गया डीऑक्सी राइबोज। ये क्या बन जाता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्योंकि ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर दो प्रकार का होता है, एक होता है राइबोज शुगर और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। अच्छा अब देखिए डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? सर DNA में पाया जाता है। और राइबोज शुगर किस में पाया जाता है? RNA में पाया जाता है। तो RNA में पाए जाने के कारण राइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर RNA में पाया जाता है, इसलिए RNA कम स्टेबल होगा लेकिन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा DNA डीऑक्सी, डीऑक्सी देखिए सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सी, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन डिलीट हो गया है, डी माने डिलीट, ऑक्सी समझिए, तो इसलिए यानी कि DNA लेस रिएक्टिव होगा और मोर स्टेबल होगा। माने इसके तुलना में तो लेस रिएक्टिव होगा, और जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव होता, मोर स्टेबल होता है। ऐसे भी सोचना है जो लोग अभी स्टेबल नहीं हुए हैं वो कहीं ना कहीं चिपकते रहेंगे। समझ में आ रहा है? जहां देखे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जुड़ते रहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए जो स्टेबल हो गया है उसको क्या जरूरी है कहीं चिपकने का, कहीं जुड़ने का? वो स्टेबल है, कोई मतलब नहीं। मतलब समझिए कि वो एकदम बंजर भूमि पड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा तो वही चीजें है, चलिए अब सुनिएगा। अच्छा तो अब इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो यानी कि DNA जो होता है केमिकली और स्ट्रक्चरली यानी संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से दोनों ही तरह से ये मोर स्टेबल होता है, यानी कि अस्थाई होता है। लास्ट पॉइंट है बाबू, प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन। प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन, इसका मतलब होता है कि अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं ना वो इवोल्यूशन मतलब होता है विकास। लैंग्वेज टफ नहीं है, NCERT का भाषा है। मीनिंग आपको याद अगर नहीं होगा तो टफ लग सकता है, नहीं याद होगा सीधे खड़ा होकर मीनिंग पूछ लीजिएगा, इसमें कोई भी वर्ड पूछ लीजिएगा, और नहीं तो वैसे ही बैठे रहिएगा तो फिर भकोल जैसा ताकना होगा, दूसरा क्या देखना होगा खाली। तो देखिए इवोल्यूशन के लिए यानी कि विकास के लिए ये म्यूटेशन प्रोवाइड करता है, यानी उत्परिवर्तन प्रदान करता है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है, ऐसे तो उत्परिवर्तन का ज्यादा गुण दिखाने का क्षमता किसका होता है? ज्यादा RNA का ज्यादा होता है DNA के तुलना में। काहे? कि सर RNA मोर रिएक्टिव ना होता है। अभी आप मान लीजिए जैसे कि ऐसे बैठे हुए हैं शांति से, आई ज्यादा रिएक्टिव है, स्टेबल नहीं ना है जी, अभी स्टेबिलिटी प्राप्त कर चुके हैं? नहीं ना प्राप्त किए, नहीं प्राप्त किए। मान लीजिए कि अभी ये लेस स्टेबल हैं, आज ऐसे हैं, कल हो सकता है इनको मार्केट में थोड़ा स्टेबल दिखिएगा, मैंने कहीं कोई बॉन्ड बनाए हुए, अरे मैंने
कोई बॉन्ड बनाए हुए घूमते दिखाई देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वहां थोड़े समय के लिए स्टेबल हो गए, फिर हो सकता है पूर्ण रूप से इनको ऑक्टेट प्राप्त, इनका मतलब इनका अभी वैलेंसी पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है अष्टक इनका पूरा नहीं हुआ, बीच में फिर से ये बेचारे का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, कहीं हीट ज्यादा मिल गया, हीट ज्यादा मिल, सब हम डीएनए पर समझा रहे हैं, आप लोग गलत मत सोचिए। अब देखिएगा, तो मान लीजिए कहीं अगर हीट ज्यादा मिल गया, 80 से 90 डिग्री का तापमान मिला, कहीं इनका कार्बन, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, साथ छूट गया, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलग अलग हो गया, फिर इनको फिर से तापमान नॉर्मल तापमान मिलेगा, फिर जुड़ जाएंगे। तो देखिए अगर आरएनए होंगे तो ये बेचारे में ये गुण है कि बार बार रिएक्शन करने का, आज जितना बार नया नया रिएक्शन करेगा उतना रिएक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना नया नया इन्हें ये इवोल्यूशन दिखाएंगे, यानी विकास दिखाएंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा, ज्यादा म्यूटेशन, रैपिडली म्यूटेशन यानी तीव्र गति से उत्परिवर्तन और तीव्र गति से विकास की क्षमता डीएनए के तुलना में ज्यादा आरएनए में होता है। लेकिन ऐसे आनुवांशिक पदार्थ में ये बातें, अब सुनिए, आपको पता है डीएनए हमारे शरीर में बस इसके लिए है कि आनुवांशिक पदार्थों आनुवांशिक इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने का। आप देखते हैं फोरेंसिक जांच में डीएनए का जांच होता है। अच्छा, इसलिए क्योंकि इसके पास में, डीएनए के पास में जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है। स्टोर करके रखना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब वो आनुवांशिक सूचना, लेकिन आरएनए का काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फैलाने का, आग लगाने का काम आरएनए करता है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तो ये फैलाने का काम करता है आरएनए। यानी कि इसका काम होता है ये मैसेज देना, सूचना के रूप में काम करता है। यानी इसका मतलब कि आरएनए जो होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्थानांतरण में मदद करता है, ट्रांसमिशन में, और डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने में मदद करता है। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन, यह उत्परिवर्तन प्रदान करता है। कौन? आनुवांशिक पदार्थ। काहे के लिए उत्परिवर्तन देगा? अरे बार बार उत्परिवर्तन होगा तब ना नया विकास होगा, इवोल्यूशन होगा। म्यूटेशन को समझिए वेरिएशन, यानी विभिन्नताएं, नए नए भिन्नताएं अगर होगी तभी ना इस पृथ्वी का विकास होगा। इस पृथ्वी का विकास इसीलिए हुआ है ताकि बार बार वेरिएशन होता है, बार बार म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट, एबिलिटी टू एक्सप्रेस द मेंडेलियन कैरेक्टर, और आनुवांशिक पदार्थ में खुद मेंडल के लक्षण को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। आनुवांशिक पदार्थ में, सुनिए, आनुवांशिक पदार्थ में खुद ही मेंडल के लक्षण को प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए। बात समझ में आया? चलिए अब पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को एक बार समझ लेते हैं। आनुवांशिक पदार्थ में अब स्टेबिलिटी और नॉन स्टेबिलिटी के बारे में, यानी हाई स्टेबिलिटी और लेस स्टेबिलिटी के बारे में पहले हम लोग एक बार समझ लिया जाए। देखिए, अगर हम बात करें रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के स्टेबिलिटी का कारण क्या है, डीएनए क्यों मोर स्टेबल होता है, क्यों इतना ज्यादा अस्थायी होता है? और जो ज्यादा अस्थायी होगा वो लेस रिएक्टिविटी होगा, कम अभिक्रियाशील क्यों होता है? अच्छा है रीजन, और हम लोग को दूसरा देखना है रीजन फॉर म्यूटेबिलिटी ऑफ आरएनए, यानी आरएनए के परिवर्तनशीलता का कारण क्या है? परिवर्तनशीलता, अरे उत्परिवर्तन मतलब परिवर्तनशीलता होता है बाबू, म्यूटेबिलिटी मतलब म्यूटेशन की क्षमता, यानी परिवर्तन की क्षमता इतना ज्यादा क्यों होता है, इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। बस समझ में आया? यानी कि आरएनए ज्यादा अभिक्रियाशील क्यों होता है और डीएनए कम अभिक्रियाशील यानी ज्यादा अस्थायी क्यों होता है, और ये ज्यादा अस्थायी क्यों होता है। बात समझ में आया? अब देखिए, सबसे पहली बात कि सर ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड जब होगा, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड को हिंदी में बोलते हैं रज्जुकी, स्ट्रैंडेड यानी रज्जुकी, दो गो रज्जुकी। आप तो जानते हैं डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी डीएनए आपस में, ये डीएनए में 3' to 5' और 5' to 3' पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। बात समझ में आया? डीएनए में दोनों रज्जु की एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। पूरक का मतलब क्या हुआ?
तो जहां से 3 टू 5 होगा उतना ही में 5 टू 3 भी होगा, बिल्कुल बराबर। 3 टू 5 और 5 टू 3, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक। आपको पता है कि कभी भी सर एक जो इसमें स्ट्रैंड है, एक जो रज्जुकी है, ये कभी भी बड़ा और एक छोटा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सर ऐसा? क्योंकि आप ही तो शुरू में पढ़ाए थे कि डीएनए में प्यूरिन और पाइरिमिडिन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जितना प्यूरिन यानी आज एडेनिन गुआनिन, कट सीटी डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए में सी और टी सिर्फ। आज जब आरएनए आएगा तो सीयूटी कर दीजिएगा और उसमें टी हटा दीजिएगा, वहां टी नहीं होगा, वहां यू खाली हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात देखिए, हम क्या बोले हैं कि डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं आपस में, यानी 3 टू 5 और 5 टू 3। तो इसलिए, लेकिन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक तो होते हैं पर एक दूसरे के असमानांतर होते हैं, यानी एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल तो हो ही नहीं सकते, पैरेलल होते तो बॉन्डे नहीं बनेगा। कैसे पैरेलल नहीं होते हैं सर? तो यहां अगर एडेनिन है तो इधर में थाइमीने होगा, एडेनिन नहीं होगा। पैरेलल तब कहा जाता जब यहाँ एडेनिन यहाँ भी एडेनिन होता, तो सर बॉन्डे नहीं बनता, तब दो गो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन आपस में जुड़ता ही नहीं। बात समझ में आया? यानी अगर दो गो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन आपस में जुड़ रहा है तो इसका कारण क्या है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड का जुड़ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड आया कहां से? तो ड्यू टू नाइट्रोजन बेस, यानी बेस पेयर के बीच के बॉन्ड के कारण ये दो गो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड दो गो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन आपस में जुड़े होते हैं। आया समझ में? बात समझ में आ रहा है मेरा? अरे बात पे ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। हमने क्या बोला कि सर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी द्विरज्जुकी होता है। द्विरज्जुकी होता है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़कर पेयर बना लेते हैं, बेस पेयर आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। बात समझ में आया? सॉरी हाँ, गड़बड़ यहाँ हो गया है। चलिए, भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, उल्टा व्यक्त हो गया है। हम क्या बोले, एडेनिन जो है ये डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, और गुआनिन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये सबको पता है। अच्छा, ये दो गो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ 3 गो हाइड्रोजन बॉन्ड है जिससे जुड़ा होता है, और ऐसे ही पूरा चैन, इसीलिए आपस में दो गो रज्जु की आपस में जुड़े होते हैं, यानी दो गो स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं। आरएनए बेचारा सिंगल स्ट्रैंड होता है। ओहो, ये सिंगल लाइफ है इसलिए ना मोर रिएक्टिव है। बात समझ में आया? तो इसलिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एकल रज्जुकी होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ थाइमिन, इसमें थाइमिन की उपस्थिति होती है, लेकिन यहाँ यूरासिल की उपस्थिति होती है। ये बात याद रखिएगा बाबू, थाइमिन जो होता है ना, इट इज मोर स्टेबल देन यूरासिल। यूरासिल जो होता है थाइमिन के तुलना में कम रिएक्टिव होता है, सॉरी, यूरासिल जो होता है ये थाइमिन के तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये इसके कारण इसमें याद रखेंगे आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। इस कारण से आरएनए का एक और कारण हो गया कि वो कम स्टेबल होगा, लेकिन डीएनए में थाइमिन पाया जाता है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगला पॉइंट है ऑब्सेंस ऑफ सेकंड पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इन राइबोज शुगर। यहाँ सॉरी डीऑक्सी राइबोज शुगर, यहाँ डीऑक्सी राइबोज शुगर में, यहाँ जो शुगर होता है डीएनए में वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, तो इसमें सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप की अनुपस्थिति होती है। अभी जस्ट बताए थे फिगर में, यहाँ बताया गया है आप लोग को कि सेकंड पोजीशन पर डीएनए में O ग्रुप, एक OH ग्रुप की कमी है, जिसके कारण एक OH ग्रुप नहीं है सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, अब कहिएगा सर O ना नहीं है, हाइड्रोजन तो है, यही ना। तो इसका, अरे भाई ये कार्बन को अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को तो रखना पड़ेगा ना। यहाँ से डिलीट होता है ऑक्सीजन, डीऑक्सी उसका नाम पड़ा है, लेकिन OH नहीं होता है वहाँ। OH बाकी सब, यहाँ सेकंड पोजीशन पर OH है, लेकिन यहाँ सेकंड पोजीशन पर OH नहीं है। अरे खाली H ना है, लेकिन यहाँ सेकंड पोजीशन पर तो OH है, तो इसलिए यहाँ OH नहीं है। अभी मत कहिए कि सर O खाली कहिए O नहीं है,
अरे वो नहीं है ये बात हम बोल सकते हैं, लेकिन बगल वाला में देखिए तो OH है, तो यहाँ बोलिएगा OH नहीं है। मैं समझ रहा, इसलिए बोला जा रहा है OH नहीं है, बाकी डिलीट O हो रहा है। अच्छा, ऑप्शंस ऑफ सेकंड OH, ऑप्शंस ऑफ सेकंड OH, ये सेकंड डैश मतलब दूसरा पोजीशन, कार्बन के दूसरे पोजीशन पर OH ग्रुप शुगर में नहीं पाया जाता है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ सेकंड OH इन शुगर, और इसमें सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप पाया जाता है। अच्छा, अब एक चीज सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए डीएनए और आरएनए में अंतर, लगभग कई बार ये 5 नंबर में आया है, आप अब शौक से बता सकते हैं सर सबसे पहले क्या करिएगा, पहला लाइन में डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो शुगर। अच्छा सॉरी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो शुगर नहीं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम, एक तरफ में राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूरा नाम। उसके बाद दूसरे नंबर में लिखेंगे इन डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट, इन आरएनए राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। फिर उसके बाद तीसरे नंबर में क्या बोलिएगा, इन डीएनए एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थाइमिन नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट। बात समझ में आया ना, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। इन आरएनए एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड यूरासिल आर प्रेजेंट, यूरासिल नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट। नाइट्रोजन क्षार कौन कौन पाए जाते हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरासिल आरएनए में, और डीएनए में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आप बोलिएगा कि सर डीएनए इज मोर स्टेबल, यानी कि डीएनए अधिक अस्थाई होता है। उसके बाद बोलिएगा आरएनए इज लेस स्टेबल, यानी आरएनए कम अस्थाई होता है। अच्छा, डीएनए इज लेस रिएक्टिव। अच्छा, उसके बाद आरएनए इज मोर रिएक्टिव, तो यानी डीएनए अधिक अभिक्रियाशील होता है, डीएनए कम अभिक्रियाशील होता है, और आरएनए अधिक अभिक्रियाशील होता है। आरएनए इज मोर रिएक्टिव और डीएनए इज लेस रिएक्टिव। अच्छा, उसके बाद एक और बात बोल सकते हैं, an additional OH group is present at second position in RNA, but additional OH group is absent in DNA। बस समझ में आया, यानी कि आरएनए में दूसरे पोजीशन पर एक अतिरिक्त OH ग्रुप पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया। ऐसे आप 5 नंबर आपको मिल जाएगा आराम से। इसमें कुछ रटने की बात नहीं है, ये सब बातें कहानी से है, बस जितना आप इसमें पढ़े हैं अभी तो आरएनए के बारे में और पढ़िएगा और दिमाग में आपको आएगा, और पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। हम लास्ट में बताएंगे डीएनए और आरएनए में अंतर, कई बार ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अच्छा, ये बात समझ में आ गया किसी को अभी इसमें दिक्कत? देखिए यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं है, यहाँ सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप है, क्योंकि ये डीएनए है और ये आरएनए है। तो डीएनए को अगर पूछा जाए स्टेबल क्यों होता है, तो पहला कारण सर डबल स्ट्रैंडेड होता है, दूसरे नंबर में थाइमिन की उपस्थिति होती है, तीसरे नंबर में इसमें शुगर में यानी पेंटोज शुगर में सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप की अनुपस्थिति होती है। अच्छा, इसी कारण से ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक ही जगह पे अगर OH नहीं है तो कम से कम इसके तुलना में तो ये ज्यादा स्टेबल होना गया जी, कम रिएक्टिव हो गया, तो इसलिए मोर स्टेबल हो गया। बात समझ में आया? चलिए, तो इस तरह से ही आप लोग का यहाँ तक का बातें हो गया। अब इसको पहले आप लोग नोट करिएगा, यहाँ से उतारिए, हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ का गुण। हेडिंग डालिए आनुवांशिक पदार्थ का गुण और लिखना शुरू कीजिए। चलिए हिंदी लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालना है आनुवांशिक पदार्थ का गुण, और उसके बाद एक आनुवांशिक पदार्थ में निम्नलिखित गुण होता है। हो गया? ये लिखकर तब लिखना है आनुवांशिक पदार्थ में निम्नलिखित गुण होता है, लिख लिए? उसमें एक आनुवांशिक पदार्थ में निम्नलिखित गुण होता है, उसको लिख के उसके आगे लिखेंगे इसमें
खुद की प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। यानी इसमें खुद की प्रतिकृति तैयार करने की क्षमता होती है। इसमें खुद की प्रतिकृति प्रतिकृति तैयार करने की क्षमता होती है। हो गया। इसमें खुद की प्रतिकृति तैयार करने की क्षमता होती है। दूसरे नंबर में लिखिए, यह यह रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से यह रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से अस्थायी होता है। यह रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से यह रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से स्थिर होता है। यह रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से स्थिर यानी स्टेबल होता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह अगला एरो देकर लिखेंगे, यह विकास के लिए, देखिए यह विकास के लिए, इसमें विकास के लिए उत्परिवर्तन को, सॉरी, इसमें विकास, यह विकास के लिए उत्परिवर्तन को प्रदान करता है। यह विकास के लिए उत्परिवर्तन प्रदान करता है। लिख लिए। यह विकास के लिए उत्परिवर्तन को प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसमें मेंडल के लक्षण को प्रदर्शित करने की, इसमें इसमें खुद मेंडल के लक्षण को प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें खुद मेंडल के लक्षण को प्रदर्शित करने की क्षमता होना चाहिए। हो गया। इसमें खुद मेंडल के लक्षण को प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए हो गया। इसमें खुद मेंडल के लक्षण को प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए अब इसे नोट करिए, ये हेडिंग दोनों तरफ में डाल देना है। ठीक है, जल्दी से उतार लेंगे पहले। चलिए ऊपर का हिंदी लिख लेना है। एक तरफ में डीएनए के स्थिरता और ब्रैकेट में कम अभिक्रियाशीलता का कारण, डीएनए के स्थिरता ब्रैकेट में कम अभिक्रियाशील, फिर ब्रैकेट बंद का कारण। इस साइड लिखना है आरएनए के परिवर्तनशीलता ब्रैकेट में अधिक अभिक्रियाशील, ब्रैकेट बंद करके का कारण। यानी आरएनए के परिवर्तनशीलता, आरएनए के परिवर्तनशीलता और ब्रैकेट में अधिक अभिक्रियाशील, ब्रैकेट बंद का कारण। यहां सिर्फ देखना है डीएनए क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए क्यों कम स्टेबल होता है। ठीक है, यानी डीएनए क्यों कम अभिक्रियाशील होता है और आरएनए क्यों ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। बस यही अंतर देखना है हम लोग को। पहला नंबर पॉइंट लिख लेंगे, यह द्विरज्जुकी होता है। कौन द्विरज्जुकी होता है? डीएनए। और आरएनए में क्या लिखना है? यह कम, यह एकल रज्जुकी, यह एकल रज्जुकी होता है। ठीक है, चलिए इधर लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, यानी इसमें थाइमीन उपस्थित होता है। इधर क्या लिखिएगा? इसमें यूरासिल उपस्थित होता है।
इधर लिखना है शर्करा में और थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए, थाइमीन है तो थाइमीने होगा। शर्करा में सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप यानी सेकंड OH अनुपस्थित होता है। इधर लिखना है शर्करा में सेकंड OH उपस्थित होता है। लिख लिया? इधर शर्करा में सेकंड OH अनुपस्थित होता है, इधर लिख लीजिएगा शर्करा में सेकंड OH उपस्थित होता है। ठीक है, लास्ट में इसके एक DNA डबल स्ट्रैंडेड का फिगर बना लीजिएगा DNA की तरफ, और एक RNA सिंगल स्ट्रैंडेड का फिगर RNA की तरफ बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए। अब हम यहां समझते हैं, जैसे इस प्रकार अभी तक तो पता चल गया कि RNA अनस्टेबल होता है, बात समझ में आया। DNA मोर स्टेबल होता है, लेकिन RNA क्या होता है जी, लेस स्टेबल होता है। इसलिए RNA वायरस जैसे क्यूबी यानी क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज जो होता है जीवाणु भोजी, टोबैको मोजाइक वायरस यानी तंबाकू मोजाइक विषाणु इत्यादि म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। इसका कहने का मतलब ये है कि बाबू ये तो समझ में आ गया कि RNA अनस्टेबल होता है। और जब RNA अनस्टेबल होगा, जो ज्यादा अनस्टेबल होगा यानी अस्थाई होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो ज्यादा अस्थाई होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो बहुत तेजी से तीव्र गति में ये म्यूटेट करेगा। म्यूटेट मतलब कि उत्परिवर्तन करेगा और इवॉल्व करेगा और विकास करते चला जाएगा पृथ्वी का। मतलब जो भी इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन से क्या होता है, यहाँ विकास होता है। तो यानी कि इवोल्व यानी उत्परिवर्तन तथा विकास की क्षमता वो तीव्र गति में करेगा कौन, RNA। क्यों, क्योंकि RNA क्या होता है, चूंकि पता चल गया, अतः RNA अस्थाई होता है। इसलिए RNA विषाणु जैसे कि क्यू बीटा जीवाणु भोजी, तंबाकू मोजाइक विषाणु इत्यादि क्या होते हैं, ये उत्परिवर्तन तथा विकास बहुत तीव्र गति से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है DNA स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सुनिएगा जरा, DNA स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी ये 3' से 5' तक और 5' से 3' तक ये फैला हुआ है। तो ये बिल्कुल इक्वल पार्ट में है, जितना 3' to 5' है उतना ही 5' to 3' है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। 3' to 5' है, 5' to 3'। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी DNA में दोनों ही रज्जुकी एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दो रज्जुकी कौन कौन, 3' to 5' और 5' to 3'। अब यहां देखिए दूसरी बात, जैसे हम इनको हीट करते हैं, हीट लगभग कितना, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही किया जाता है, तो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर अब DNA जो क्वाइल था ना, ये खुल जाता है। क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रोजन जो है ये टूट जाता है।
हाइड्रोजन बॉन्ड, दो बेस के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, दो क्षारों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वो हीट पड़ते ही टूट जाता है। अच्छा, अगर थोड़ा ज्यादा हीट दीजिएगा तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, एक दूसरे से एकदम टूट के अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, अब उसको फिर से अगर आप कूलिंग करते हैं बाबू, अगर ठंडा करते हैं, यानी कि उसको आप एप्रोप्रिएट कंडीशन में, यानी कि उचित स्थिति में फिर से लाते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दे कम टुगेदर, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, यानी फिर से डबल हेलिक्स रिफॉर्म्ड हो जाएगा, यानी डबल हेलिक्स का दोबारा से निर्माण हो जाएगा। अरे बात समझ में आया हमने क्या बोला आपको? हम ये बोले हैं कि सर डीएनए जो होता है स्ट्रैंड, यानी डीएनए रजुकी जो होता है, डीएनए में दो गो रजुकी होते हैं, 3' to 5', 5' to 3', क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, अभी हमने आपको बताया। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों रजुकी एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, अब ऑन हीटिंग यानी गर्म करने पर दे सेपरेट, ये अलग अलग हो जाते हैं। इन एप्रोप्रिएट कंडीशन, यानी कि जब उसे उचित स्थिति में रखिएगा तो दे कम टुगेदर, ये दोनों साथ में आ जाते हैं। इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, अच्छा ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में आप लोग जानते हैं, ग्रिफ्थ साहब ये बात बताए हुए थे कि अगर आप किसी को हीट के द्वारा किल करके मार भी दीजिएगा ना, उसके बाद भी उसका आनुवांशिक पदार्थ उसमें रहेगा। अगर नहीं रहता तो हीट किल्ड, यानी हीट देकर मारे हुए एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन का ट्रांसफर नहीं होता। यानी कि इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में डीएनए का कुछ प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए ऑफ द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, मतलब ताप देकर मारे हुए बैक्टीरिया के डीएनए का कुछ गुण क्या होता है, डिड नॉट डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हुआ, नहीं ना हुआ जी नष्ट। अच्छा, इट इंडिकेट्स, यह दर्शाता है कि डीएनए कितना स्टेबल है कि बेचारा बॉडी के जल जाने के बाद भी राख में से डीएनए का पता लगाया जा सकता है। और कोई बॉडी जला दिया जाए तो उसके बाद भी उसके राख में से निकाल के उसके डीएनए का पता लगाया जा सकता है। यानी कि समझिए कि वो जिंदा हो या मरा हुआ हो, हीट करके किल भी कर दिया गया उसके बावजूद भी है, इसका मतलब सोचिए डीएनए कितना स्टेबल होता है, बिल्कुल स्थिर है, कभी अपने आप में बदलावे नहीं ला सकता है, कभी कोई रिएक्शन उसकी हो ही नहीं सकती है, कोई भी केमिकली ना, ये केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से क्या होता है, स्टेबल होता है, अस्थाई होता है। बस समझ में आया? चलिए, तो पहले आप इस पॉइंट को लिखेंगे, ये दोनों पॉइंट को पहले आप नोट करिए, उसके बाद ये फिगर आपको बनाना होगा, ये फिगर बना लीजिएगा। ये नेटिव डबल हेलिक्स है बाबू, नेटिव डबल हेलिक्स, नेटिव मतलब क्या होता है, नेटिव विलेज नहीं बोलते हैं, अरे जहां से आपकी जन्म हुई है, तो यानी ये डीएनए हो गया नेटिव डबल हेलिक्स डीएनए है, यानी कि एक डबल हेलिक्स डीएनए जैसे बना जहां डबल हेलिक्स वैसे ही है। जैसे इसको हमने हीट दिया तो ये क्या होगा, स्ट्रैंड्स अनवाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब होता है लपेटना, लपेटा हुआ होना, घुमा हुआ होना, लेकिन यह सटा हुआ होना। अब जैसे अनवाइंडिंग मतलब अलग अलग हट जाएगा। थोड़ा और हीट दीजिएगा, मोर हीट, तापमान थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 80 डिग्री दिए, यहाँ 90 डिग्री दे दीजिए, हम हीट देने का बात किए 80 से 90 तक का, आप यहाँ 80 दिए, यहाँ 90 दे दीजिए। अच्छा, उसके बाद सेपरेटेड स्ट्रैंड्स, यानी स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। अब फिर जब उसको कूलिंग यानी ठंडा दीजिएगा तो डबल हेलिक्स का रिफॉर्म्ड हो जाएगा, यानी डबल हेलिक्स का दोबारा निर्माण हो जाएगा। इसको जरा आप नोट करिए। देखिए, अतः आरएनए, देखिए अतः आरएनए अस्थाई होता है, अतः आरएनए अस्थाई होता है, हो गया, अतः आरएनए अस्थाई होता है, इसलिए अतः आरएनए अस्थाई होता है, इसलिए आरएनए विषाणु, इसलिए आरएनए विषाणु जैसे, इसलिए आरएनए विषाणु जैसे क्यू बीटा जीवाणु भोजी, इसलिए आरएनए विषाणु जैसे क्यू बीटा, आरएनए विषाणु जैसे क्यू बीटा जीवाणु भोजी, कॉमा
तंबाकू मोजैक विषाणु, हम बोले हैं अतः, अभी तक ये प्रमाणित हो गया कि अतः आरएनए इज अनस्टेबल, यानी अतः आरएनए अस्थायी होता है, इसलिए आरएनए विषाणु जैसे क्यू बीटा जीवाणु भोजी, कॉमा तंबाकू मोजैक विषाणु इत्यादि इत्यादि बहुत तेजी से उत्परिवर्तित तथा तंबाकू हो गया इत्यादि तंबाकू मोजैक विषाणु, तंबाकू मोजैक विषाणु, तंबाकू मोजैक विषाणु इत्यादि इत्यादि बहुत तेजी से उत्परिवर्तन तथा विकास करते हैं। हो गया, उत्परिवर्तन तथा विकास करते हैं। हो गया, उत्परिवर्तन तथा विकास करते हैं। चलिए नेक्स्ट एरो देकर लिखिए। अब लिखेंगे डीएनए पूरक, डीएनए ऐसे लिखिएगा, एक मिनट रुकिए। डीएनए में 3' to 5' तथा 5' to 3', डीएनए में 3' to 5', डीएनए में 3' to 5' तथा 3' to 5' तथा 5' to 3' दो रज्जुकी होते हैं, दो रज्जुकी होते हैं। हो गया, दो रज्जुकी होते हैं और ये आपस में, दो रज्जुकी होते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, और ये आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, और ये आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। चाहे आप बोल सकते हैं ये आपस में पूरक होते हैं। हो गया, ये आपस में पूरक होते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए तापमान बढ़ाने पर, और ये आपस में पूरक, ये आपस में पूरक होते हैं। हो गया, ये आपस में पूरक होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तापमान बढ़ाने पर ये अलग अलग, तापमान बढ़ाने पर ये दोनों पूरक अलग अलग हो जाते हैं। तापमान बढ़ाने पर ये दोनों पूरक, और ये दोनों पूरक अलग अलग हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर ये दोनों पूरक अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और उचित स्थिति में, यानी कि कम तापमान पर, और उचित स्थिति में अर्थात कम तापमान पर, ये दोनों पूरक फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं। हो गया, और कम तापमान पर ये दोनों पूरक फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं। जिनको थोड़ा भी इंग्लिश समझने में दिक्कत होगा बाबू, आप हिंदियों साथ में लिखते रहिएगा, नहीं तो पता चले कि यहाँ से पढ़ के गए राम और वहां जाके पढ़िएगा रहीम। अच्छा, चाहे आम, हाँ सही, ज्यादा सही है, राम और वहां घर पे जाके आम, सीधे उल्टा। अच्छा हो गया, अब सुनिए, अब लिखेंगे। हो गया, अब लिखिए गिरफ्त के प्रयोग में, उसी में लिखना है गिरफ्त के प्रयोग में, यानी गिरफ्त साहब ही बोलना चाहते हैं और किसी को गरम भी आप कर दीजिएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि उसके वो आनुवांशिक लक्षण खत्म हो जाए। ठीक है, तो लिख लेंगे गिरफ्त के प्रयोग में, गिरफ्त के प्रयोग में
ताप देकर मारे हुए जीवाणु ताप देकर मारे हुए जीवाणु का कुछ जीवाणु के डीएनए का कुछ गुण, ताप देकर मारे हुए जीवाणु के डीएनए का कुछ गुण नष्ट नहीं हुआ, का कुछ गुण नष्ट नहीं हुआ। हो गया, कुछ गुण नष्ट नहीं हुआ। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, यह निरूपित, यह डीएनए के स्थिरता को प्रदर्शित करता है। बस समझ में, यह दर्शाता है कि डीएनए स्टेबल होता है, यानी कि यह डीएनए के स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। बस समझ में आया, यह डीएनए के स्थिरता को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसमें आप लोग को फिगर बोले थे उतारने के लिए, फिगर नहीं लिखे थे? अच्छा, फिगर को उतार लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उसमें चलिए अब सुनिएगा बाबू, अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी हम अभी जब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताए थे कि बताइए डीएनए का काम क्या होता है और आरएनए का काम क्या होता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का जो काम है वो डीएनए का है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो काम होता है, स्थानांतरण करने का जो काम होता है, वो आरएनए का होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आरएनए, डीएनए जो है ये बेचारा खुद प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकता है। ये डीएनए cannot directly form प्रोटीन, लेकिन आरएनए कैन डायरेक्टली फॉर्म प्रोटीन। आरएनए जो है सीधे, ये आरएनए सीधे प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए ना, आरएनए से ही ना प्रोटीन बनता है, लेकिन डीएनए से प्रोटीन सीधे नहीं बन सकता है। डीएनए से पहले आरएनए, तब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। अच्छा, तो वही बात है, अब सुनिएगा। और द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों को एकत्रित करने का कार्य जो है ये किसका होता है? डीएनए का होता है। इसलिए डीएनए इज बेटर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टेबल ये इसलिए करता है क्योंकि डीएनए जो है ये खुद स्टेबल होता है, इसीलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करने का काम करता है। बस समझ में आया? तो डीएनए आनुवांशिक संदेश को, आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर करने का काम करता है, इसलिए डीएनए बेहतर आनुवांशिक पदार्थ है। अगर आरएनए की बात करें, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि आनुवांशिक पदार्थों के स्थानांतरण के लिए, तब तो आरएनए ही एक बेटर आनुवांशिक पदार्थ है। इसका मतलब ये पता चला कि डीएनए और आरएनए दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ हैं। भले ही डीएनए थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, आरएनए थोड़ा कम स्टेबल होगा। बस समझ में आया? डीएनए स्टेबल होगा, आरएनए स्टेबल नहीं होगा, कम स्टेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक है जो कि डीएनए स्टोर करके रखता है, और आरएनए है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह फैलाने का काम करता है। अच्छा, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए सीधे ही प्रोटीन के संश्लेषण को कोड कर सकता है, लेकिन इसलिए ये इजीली अपने लक्षण को इजीली एक्सप्रेस करता है। आरएनए क्या करता है? सीधे प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है, इसीलिए हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। इसलिए आरएनए आसानी से अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है। बट डीएनए इज डिपेंड ऑन आरएनए। डीएनए आरएनए पर निर्भर रहेंगे, तब जाकर प्रोटीन का निर्माण होगा। समझ में आया? चलिए इस पॉइंट को उतारिए पहले।
हिंदी लिखिए। आनुवांशिक सूचनाओं आनुवांशिक सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए आनुवांशिक सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए हो गया। आनुवांशिक सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए डीएनए एक बेहतर आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए डीएनए एक बेहतर आनुवांशिक पदार्थ है। चाहे डीएनए बेहतर होता है। हो गया, दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं। डीएनए एक बेहतर आनुवांशिक पदार्थ है क्योंकि क्योंकि यह अस्थाई होता है। क्योंकि यह अस्थाई या स्थिर होता है। क्योंकि यह स्थिर होता है। हो गया, चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। लेकिन आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए लेकिन आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए आरएनए बेहतर होता है। लेकिन आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए आरएनए बेहतर होता है। हो गया, आरएनए बेहतर होता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूटलेखन करते हैं, यानी कोड करते हैं। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए हो गया, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए यानी प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन के निर्माण के लिए सीधे कूटलेखन करते हैं। इसलिए सीधे कूटलेखन यानी कोड करते हैं। सीधे आरएनए सीधे प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। इसलिए ये आसानी से लक्षणों को व्यक्त करते हैं। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे अनुलेखन करते हैं। इसलिए ये आसानी से लक्षणों को व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ये आसानी से लक्षणों को व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए आरएनए पर निर्भर रहते हैं। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए आरएनए पर निर्भर रहते हैं। बात समझ में आया? ये लास्ट फिगर बना लीजिएगा एक बार। जैसे यहाँ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन हुआ। डीएनए से आरएनए बताए हुए थे, सेंट्रल डोगमा में भी हम आप लोग को पढ़ाए थे। सेंट्रल डोगमा यानी मूल सिद्धांत, उसमें बताए थे कि आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में होता है। बात समझ में आया? चलिए, यानी कि डीएनए से जब आरएनए में आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये एरो दर्शाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग अनुलेखन कहते हैं, डीएनए से आरएनए का बनना। इसको ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलिए। अरे, इसको बोलते हैं रूपांतरण बोलते हैं।
लिख लिए क्या? चलिए यहां तक पढ़ लेना है, कंप्लीट कर लेना है। कल से हम लोग अब आरएनए वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। कल से आरएनए वर्ल्ड पढ़ेंगे।